ओके, कैसे स्टार्ट करते हैं? ठीक है, राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जंग जीती है जिसने रातों से, वही सुबह सूर्य बनकर निकलता है। ठीक है ना? यानी कि संघर्ष करना पड़ेगा आपको। क्या बनना है? नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो ठीक है ना, तो फिर करते हैं संघर्ष। किसके साथ में? फीटस के साथ में। आपको पता है फीटस जब फॉर्मेशन होता है, डिलीवरी होता है, वहीं से उसका संघर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? देखिएगा, जब फीटस की बात करते हैं तो फीटस में मेनली अपन को एक चीज़ को जानना होगा, वो होगा इसकी डेफिनेशन। यानी डेफिनेशन वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। दो चीज़ों को देख करके मिलेगी आपको प्रेगनेंसी की, एक तो जेस्टेशन पीरियड को लेकर के और दूसरा फीटल पीरियड को लेकर के। आगे बात समझ में? तो यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर जितनी भी डेफिनेशन होंगी सारे की सारे किसकी होंगी? जेस्टेशन पीरियड की होंगी। किसकी होंगी? जेस्टेशन पीरियड की होंगी। आगे बात समझ में? लेकिन जो फीटल ग्रोथ है, कौन सा है? ग्रोथ है, वो किसको देख करके मिलेगा? फीटल पीरियड को देख करके मिलेगा। आगे बात समझ में? तो अब क्लियर हो गया दिमाग में कि यानी कि जेस्टेशन, जैसे मान लीजिए 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, किसकी बात कर रहा है? 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी किसकी बात कर रहा है? ये जेस्टेशन पीरियड की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? जेस्टेशन पीरियड की बात कर रहा है। आगे बात समझ में? अगर इसी ने पूछ लिया कि किस फीटल एज में फीटस का यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर क्या बताओगे आप? हाँ, 12 - 2 यानी 10 वीक्स पर। कब होगा? 10 वीक्स पर। आगे समझ में? इस चीज़ को बताने की कोशिश है। वैसे तो आपसे जब भी पूछेगा आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब है वहाँ पर सीधा जाता है जेस्टेशन एज पर। किस पर जाता है? जेस्टेशन। लेकिन एक ही डेफिनेशन है जो किस पर जाती है? फीटल एज पर। किस पर जाती है? फीटल एज पर, ओवुलेटरी एज पर, फर्टिलाइज एज पर। आगे समझ में? तो इसको ग्रोथ पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ पीरियड बोलते हैं। क्लियर होगी बात? इतनी समझ में आ गया? अब देखिएगा, जब ग्रोथ पीरियड की बात करते हैं तो ग्रोथ पीरियड में देखिए 0 to 2 वीक्स क्या होता है? 0 to 2 वीक्स होगा। नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा? 3 to 8 वीक्स होगा। नेक्स्ट होगा दैट इज द 9 to 40 वीक्स। कितना होगा? 40 वीक्स। इसको नॉर्मल मानते हैं। देखिएगा, जब किसकी बात करते हैं अपन? 0 to 2 वीक, तो इसको कौन सा ग्रोथ पीरियड बोलते हैं? ओवुलेटरी। कौन सा बोलते हैं? ओवुलेटरी पीरियड या फिर ओवा पीरियड या फिर जाइगोट पीरियड। आगे बस समझ में? इसका मतलब ये जाइगोट है जो डेवलप हो रहा है, ओवा है जो डेवलप हो रहा है, ओवुलेशन के बाद में उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आगे समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? 0 to 2 वीक्स बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होगी? इसके बाद नेक्स्ट आएगा 3 to 8 वीक्स। 3 to 8 वीक दैट इज दी एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। कौन सा होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड या इसी को क्या बोलते हैं फिर? ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। आगे समझ में? इसका मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है? 3 to 8 वीक में। देख लो कब मिलेगा? 3 to 8 वीक में मिलेगा। इसी पीरियड को या इसी स्टेज को मोस्ट कॉमनली माना जाता है दैट इज दी टेरेटोजेनिक फेज बोल सकते हैं। इसका मतलब है जो भी कंजेनाइटल डिफेक्ट आएंगे किसी भी टेरेटोजन की वजह से, वो 7 से ज़्यादा किस फेज में देखते हैं? इसके अंदर। तो दिस इज दी मोस्ट कॉमन फेज होती है जिसमें क्या होते हैं? टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स आता है फीटस के ऊपर। तो मदर को ऐसा कुछ भी एक्सपोजर हो जो फीटस को क्या करे? हार्म करे या फीटस में डिफेक्ट करे, उसको अपन टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? आगे में समझ में? और जिनकी वजह से होता है उनको टेरेटोजेंस कहते हैं। आगे समझ में? जैसे कि रेडिएशंस हो गई, ड्रग्स हो गई, इन्फेक्शंस हो गए। आगे समझ में? कई ऐसे, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? टेरेटोजेंस होते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं 9 to 14 वीक्स। दिस इज दी फीटल पीरियड। कौन सा होता है? फीटल पीरियड होता है। इसका मतलब है इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता किसका? टेरेटोजेंस का। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये 0 to 2 वीक्स कौन से है? ये ओवुलेशन के हैं। ये प्रेगनेंसी की नहीं है, जेस्टेशन के नहीं है, ये किसके हैं? ओवुलेटरी एज है। क्योंकि देखिए हमने बोला ओवुलेशन या फिर
ओवम या जाइगोट का फॉर्मेशन। तो जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन कौन से डे पर होता है? 14th डे पर होगा। आगे समझ में? तो इसका मतलब वहीं से 0 लिख दिया हमने। तो 0 to 2 वीक होगा, तो ये कौन सा है? ये ओवुलेटरी एज, जेस्टेशन नहीं है। अगर इसमें पूछे जेस्टेशन एज, तो ओवुलेशन जो जाइगोट पीरियड आएगा वो कौन सा आएगा? बताइए, नहीं समझे क्वेश्चन? अगर मैं इसमें पूछता हूं कि जेस्टेशनल पीरियड ऑफ जाइगोट, हाँ कितने वीक हो जाएगा ये? 2 + 2 4 वीक्स। कितना हो जाएगा? 4 वीक्स। वेरी गुड। मैंने आपसे एम्ब्रियोनिक पीरियड पूछ लिया, तो 3 + 2 और 8 + 2 मतलब 5 to 10 वीक्स। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है। जनरली ये पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा जेस्टेशन तो ही बताना। बाकी ओवुलेटरी एज हमेशा ग्रोथ पीरियड में ओवुलेटरी एज माना जाता है। ग्रोथ पीरियड में क्या माना जाता है? ओवुलेट। मैंने यहाँ पर लिखा था एक ही डेफिनेशन में जिसमें ओवुलेटरी एज आता है, बाकी सारी डेफिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या आता है? जेस्टेशनल पीरियड आता है। कौन सा आता है? दिमाग में डाल लिया इस चीज़ को। अगर आपसे पूछ रहा है वो जेस्टेशनल पीरियड, तो फिर इसमें आपने प्लस करना है। लेकिन अदर डेफिनेशन में आपसे पूछ लिया क्या? ओवुलेटरी एज, तो फिर माइनस करना है 2। क्लियर है? ये चीज़ समझानी थी मैंने, नहीं समझे? अगर गेस्टेशनल में पूछा तो सर प्लस कर। हाँ समझे? नहीं समझे? चलो वापस समझाता हूँ। यानी ग्रोथ पीरियड जब भी क्वेश्चन में आएगा, किस में आएगा? क्वेश्चन में आएगा, तो वो ओवुलेटरी एज की बात करेगा। एक ही डेफिनेशन है ग्रोथ पीरियड की, जो कि किसको बताती है? ओवुलेटरी एज से बताती है। बाकी की सारी डेफिनेशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था किसका? यूरिन की फॉर्मेशन का। फीटस स्वलो कर लेता है, स्टार्ट कर देता है, फीटस के अंदर थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है, सब में 12 वीक्स होगा। अगर उसमें 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ऐसे आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि किस ओवुलेटरी एज पर या फीटल एज पर, किस पर? फीटल एज पर फीटस यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर तो आपने देख लिया क्या है? 12 वीक्स है। अब आप मुझे बता, फीटल एज में पूछ लिया तो क्या बताओगे? -2 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर किस पर करेगा ये? 10 वीक्स पर। आगे समझ में? तो यानी कि जब जेस्टेशन पीरियड दिया हो, आपसे क्या पूछा हो? फीटल एज, तो इसका मतलब आपने -2 करना है, तो 10 वीक आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 10 वीक पर 10 वीक ऑफ ओवुलेटरी एज फीटस यूरिन का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ भी नहीं पूछा है तो फिर आपने सीधा क्या लगाना है? जेस्टेशन पीरियड को दिमाग के अंदर रखना है। क्लियर होगी बात समझ में? इतनी सी चीज समझानी मैंने। लेकिन जब ग्रोथ पीरियड की बात करेंगे तो ग्रोथ पीरियड में अभी मैंने आप बताया 3 to 8 वीक्स क्या होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। कौन सा होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। दिस इज द ओवुलेटरी एज। कौन सी है? ओवुलेटरी एज है। अगर इसमें आपसे पूछ लिया कि जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है कौन सा है? एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ जेस्टेशन, तो आप बताओ क्या होगा फिर? क्या होगा? 2 to 4 क्यों होगा? सर 5 और 10। 5 और 10, यानी कि फिर क्या करेंगे? 3 + 2 कर देंगे ना जेस्टेशन को। अभी एक ही चीज बता रहा हूँ, 14 और 28, तो यहाँ पर ओवुलेटरी होता है, तो ये कितने वीक हैं? 2 वीक हैं, तो इनको प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने यहाँ का दिया हुआ था, यहाँ का पूछ लिया, तो यहाँ पर ये ऐड करने पड़ेंगे ना 2 वीक। तो 3 में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इधर भी 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 to 10 वीक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 to 10 वीक्स। अब क्लियर हो गया दिमाग में? ये चीज़ें हमने हमेशा दिमाग के अंदर रखनी है। चलो अब देखो, अभी हमने बात करी थी किसकी? फीटस के अंदर टेराटोजेनिक इफेक्ट आ जाता है। क्या जाता है? टेराटोजेनिक इफेक्ट आ जाता है। तो जो टेराटोजेनिक इफेक्ट आता है वो मेनली कौन से पीरियड में आता है? ये पूछा जाता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में। किस में आता है? एम्ब्रियोनिक। दिस इज द मोस्ट कॉमन पीरियड जिसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज द एम्ब्रियोनिक। पूछा गया क्वेश्चन है एम्स नॉट सेट। क्लियर? क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है? ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द ऑर्गेनोजेनेसिस। अब जहाँ पर ज़्यादा ऑर्गन बनेंगे वहीं पर डिफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आगे सच में अब देखिए, जब टेराटोजेनिक इफेक्ट की बात करेंगे तो ये मेनली कितने टाइप से हो सकता है?
3 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है? 3 टाइप से। आगे समझ में 3 टाइप में कौन कौन से होंगे? ड्रग्स हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? यूज करने जैसे हाँ, रेडिएशंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? रेडिएशंस हो सकती हैं। आगे समझिए, देखिए जब ड्रग की बात करेंगे तो ड्रग के अंदर याद रखने आपने 2 ही ड्रग हैं, दैट इज दी थैलिडोमाइड एंड इट्राटोनियम। ठीक है, इट्राटोनियम, एक सेकंड नाम देखता हूँ उसका। हाँ, आइसोट्रेटोन नाम देखो, आइसो है इसका, आइसोट्रेटाइनियन, आइसोट्रेटिनोनियन, ट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन, नोइन, ये है स्पेलिंग इसकी, आइसोट्रेटिनोइन। क्लियर? ये 2 ड्रग होती हैं। अब एक्चुअली ड्रग होती क्या है? थैलिडोमाइड है, आपको पता है मेनली किसके लिए? स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज होती है। किसके लिए होती है? स्किन डिसऑर्डर को होती है, या फिर कुछ कैंसर कंडीशन में भी इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आइसोट्रेटिनोइन है, ये भी मोस्ट कॉमनली यूज होती है किसके लिए? एक्ने के लिए। किसके लिए होती है? एक्ने। जो सेबेसिस ग्लैंड के बड़े बड़े एक्नेस होते हैं उनके अंदर इस ड्रग को यूज किया जाता है। ये भी किस में? स्किन डिसऑर्डर्स में यूज होता है। तो इन ड्रग्स को अपन क्या रखते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं। क्लियर होगी बात समझ में? बाकी की मोस्ट ऑफ ड्रग को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ये ड्रग को याद रखोगे आप। नेक्स्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं। जब इन्फेक्शन की बात करते हैं तो देखिएगा, इन्फेक्शन भी ऐसी है, अगर वो इन्फेक्शन है तो हम सब प्रेगनेंसी को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। आगे समझ में, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज दी रूबेला इन्फेक्शन। कौन सा होता है? रूबेला इन्फेक्शन। नेक्स्ट होगा दैट इज साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। क्लियर? अगर रूबेला का इन्फेक्शन से प्लीज, तो इसका मतलब हमेशा क्या रखना है? प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी नहीं करनी है, और नेक्स्ट 6 मंथ तक प्रेगनेंसी प्लान भी नहीं करनी है। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट है साइटोमेगालो वायरस का कोई भी इन्फेक्शन है तो वो भी बच्चे को क्या करता है? डिफेक्टिव कर देता है। तो इसका मतलब उसमें भी प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव नहीं करनी है। आगे समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बात करें किसकी? रेडिएशंस की। तो जनरली रेडिएशंस का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए इस पीरियड के अंदर। अगर रेडिएशंस का एक्सपोजर है तो मैक्सिमम 5 रेड होते हैं। कितने होते हैं? 5 रेड्स। दिस इज दी अलाउ किया हुआ है कि इतने रेज तक अपन क्या कर सकते हैं? फीमेल को एक्सपोजर करवा सकते हैं प्रेगनेंसी में। बाकी इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं करवाना, इससे कम ही करवाना है। आगे समझ में? अब इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि अगर किसका कर रहे हैं? चेस्ट का। चेस्ट को अगर रेज से एक्सपोजर कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट होगी, और पेल्विस को कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट होगी? चेस्ट को करेंगे तो देखो याद रखना 0.1 रेड। आगे समझ में? और जब किसको करेंगे? पेल्विस को करेंगे तो 1 रेड। 1 रेड। आगे से 0.1 और 1 रेड। इसका 0.1 से 0.2 होता है नॉर्मल, लेकिन आपने याद रखना 0.1 याद रखोगे, इसको 1 याद रखोगे तो आपको इजी तरीके से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आगे समझ में? पहले इस पर थोड़ा सा ज़्यादा, चेस्ट पर थोड़ा कम। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये क्या है? वैल्यूएबल है। अब आपको पता है रेडिएशंस के लिए जनरली जो यूनिट होती है वो SI यूनिट होती है। कौन सी होती है? SI यूनिट। दिस इज SI इज दी रेडिएशन यूनिट। और इसको किसके नाम से जानते हैं अपन? ग्रे के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ग्रे के नाम से। आगे समझ में? पहले रेड के नाम से यूज होता है, ठीक है, लेकिन और कंसेप्ट था, न्यू कंसेप्ट क्या हो चुका है? ग्रे हो चुका है। और 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। क्या होता है? 100 रेड होता है। आगे समझ में? इसका मतलब है एक ग्रे के अंदर कितने होंगे? 100 रेड होंगे। कितने होंगे? 100। आगे समझ में? अब देखिए 100 रेड, इसमें से अपन चेस्ट के अंदर 0.1 रेड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ग्रे का कितना अमाउंट होगा? बहुत ही कम लेस होगा। इसका मतलब किसका? पेल्विस के अंदर 1 रेड यूज कर रहे हैं, ग्रे यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर? मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 5 रेड, जो अलाउ किया हुआ है। क्लियर? जिसको क्या है? परमिसेबल है, परमिएबल है, परमिसिबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? परमिसिबल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस।
फाइब्रेड, याद रखोगे। यहाँ तक सर ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा फाइब्रेड, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा, मतलब टेरेटोजेनिक इफेक्ट नहीं करेगा, कॉम्प्लिकेशन का मतलब है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है एम्स के अंदर, आगे से रायपुर एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, अभी शुरू करते हैं कहाँ से, फर्स्ट ड्रग्स से। किससे शुरू करते हैं, ड्रग्स। तो ड्रग्स को, प्रेगनेंसी की जो ड्रग्स हैं उनको FDA, फूड ड्रग एसोसिएशन होता है। क्या होता है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग टोटल 5 क्लास में डिवाइड किया गया। कितने में, 5 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। आगे समझ में, क्लास को याद कैसे रखोगे, याद रख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ रखा है तो इसको भी रख लेंगे, है ना। तो इसका मतलब A B C D और आगे A B C D X। आगे समझ में, यानी अपनी X को याद कर लेना A B C D से, तो सब याद हो जाएगा। देखिएगा जब A क्लास की बात करें, किसकी, A क्लास की बात करेंगे, तो देखिएगा A क्लास के अंदर वो ड्रग आती है जो सेफ होती है, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए सेफ है। आगे समझ में, इसके अंदर 2 ही ड्रग हैं जो आपको याद रखनी है, दैट इज दी फॉलिक एसिड एंड थायरॉक्सिन। यानी कि इनको स्टडी की हुई है किस पर, ह्यूमन और एनिमल पर। क्या है, स्टडी किया हुआ है। दोनों पर स्टडी की हुई है, दोनों पर ही सेफ है, इसलिए इसको क्या बोला है, सेफ इन प्रेगनेंसी यूज कर सकते हैं। याद रखोगे कौन सी है, फॉलिक एसिड एंड थायरॉक्सिन। देखो किसकी बात करेंगे अपन, क्लास बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्लास बी की। जब क्लास बी की बात करेंगे तो देखिएगा ये इनको अपन प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, यूज इन प्रेगनेंसी, मैंने सेफ नहीं लिखा है, यूज इन प्रेगनेंसी लिखा है। आगे समझ में, इसका मतलब है स्टडी की हुई है किस पर, एनिमल पर। लेकिन जब किसकी बात करेंगे अपन, ह्यूमन स्टडी, एनिमल स्टडी, तो एनिमल स्टडी है, ह्यूमन स्टडी नहीं है, इसलिए एनिमल स्टडी इसलिए यूज कर सकते हैं इन प्रेगनेंसी। आगे समझ में, तो इसके अंदर मेनली जो ड्रग्स आती हैं दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है पैरासीटामोल। कौन सी आती है, PCI, पेनिसिलिन और नेक्स्ट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। याद आ रहा था हमने कुछ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ था उसको एमोक्सिलिन दे दी थी, आप कह रहे थे उसको एमोक्सिलिन प्रिस्क्राइब, मैंने कहा यूरिन में कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, तो इसका मतलब क्या है, और कोई नहीं दे सकते, क्या होगा, एमोक्सिसिलिन होगा। क्या होगा, एमोक्सिसिलिन होगा। याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये हमेशा आपने एडवाइस करना है कि किसी न किसी डॉक्टर की सलाह से क्या लें, मेडिसिन का यूज करें। आगे समझ में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है पैरासीटामोल यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, पेनिसिलिन को यूज करते हैं और एमोक्सिसिलिन को। जनरली पेनिसिलिन आपको पता है कितना हाई ब्रॉड एंटीबायोटिक होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में सेफ है, सेफ नहीं है, यूज इन प्रेगनेंसी है। सेफ क्या है, फॉलिक एसिड और थायरॉक्सिन 2 ही सेफ है। क्लियर आ गया समझ में, इसका मतलब यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका भी इफेक्ट आ सकता है क्योंकि क्या नहीं हुई है, ह्यूमन स्टडी नहीं हुई है। समझिए बात को, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी दैट इज दी सी। कौन सी आएगी, सी। B, C, D और X। देखो जब C की बात करेंगे तो इसके अंदर जो आएंगे बेनिफिट मोर देन आउट ब्रेक्स, आउट ब्रेक्स। क्लियर है, इसका मतलब है, एक सेकेंड, आउटवेयर रिस्क। आगे समझ में, इसका मतलब जब यूज कर सकते हैं जब बच्चे को अगर इस ड्रग को नहीं दे रहे तो हमें पता चलता है प्रॉब्लम ज़्यादा है एज कंपेयर टू नहीं देने का।
आगे समझ। इसका मतलब अगर इसको नहीं दिया तो बच्चे को जिंदा रखना मुश्किल है, लेकिन इसको दे दिया तो चांसेस है कि जिंदा रखा जा सकता है। समझ गए बात को? नहीं समझे? मतलब जब रिस्क क्या हो, कम हो, बेनिफिट ज़्यादा हो, तब क्या करेंगे, इन ड्रग को, किसको, क्लास सी की ड्रग को यूज किया जा सकता है। आगे समझ में? आउटर वियर रिस्क से ज़्यादा हमें बेनिफिट लगता है तो यूज करेंगे, बाकी यूज नहीं करेंगे ऐसी ड्रग्स को। आगे समझ में? इस ड्रग की स्टडी की हुई है, एनिमल स्टडी नहीं हुई है, इसकी ह्यूमन स्टडी हुई है। कौन सी हुई है? ह्यूमन स्टडी। ह्यूमन स्टडी की हुई है इस क्लास की ड्रग। और इस क्लास की ड्रग्स होती है मेनली, दैट इज दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कौन सी होती हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आगे बात समझ में? अब देखो, जब लंग्स इमेच्योरिटी होती है, याद आएगा कुछ, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन। जब हमको पता है आगे चल के इसमें दिक्कत होनी ही वाली है तो इसको स्टेरॉइड दे दो, लंग्स बन जाएंगे, लेकिन सेफ नहीं है। ठीक है ना? जब लगता है कि लंग्स इमेच्योर हैं, बच्चे के लंग्स काम ही नहीं करेंगे, ARDS हो जाएगा, उसका सरफेस है वो कम हो जाएगा, फिर स्टेरॉइड देते हैं। आगे समझ में? नहीं तो फिर जनरली क्या है, एक जैसे फॉलिक एसिड देते हैं ऐसे देते रहना चाहिए, लंग्स मैच्योर ही तो होंगे, समझ बात को, लेकिन फिर भी नहीं देते। जब पता चलता है कि क्या है उसके अंदर, लंग्स इमेच्योर हैं, तभी दिया जाता है इसको, और 34 वीक के बाद देते हैं। तो इसका मतलब सेफ नहीं है, लेकिन जब लग रहा है कि लंग्स मैच्योर नहीं है तब जाकर के इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज करते हैं। तो ये ड्रग आती है किसके अंदर? क्लास सी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, दैट इज दी क्लास डी। कौन सी आएंगी? क्लास डी। क्लास डी के अंदर क्या होगा? ड्रग मे कॉज फीटल डिफेक्ट। ड्रग मे कॉज फीटल डिफेक्ट, मतलब ये कॉज कर देंगी, मे कॉज, ऐसा नहीं है कि कॉज करेंगी। जब कॉज करेंगी तो फिर तो कॉन्ट्राइंडिकेटिव होगी। इसका मतलब है मे कॉज, मे रिस्क है, कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। इसका मतलब है इनके अंदर क्या हुई है? एनिमल एंड ह्यूमन स्टडी हुई है। क्या हुई है? एनिमल स्टडी और ह्यूमन स्टडी, दोनों ही हुई हैं। इसी से तो पता चला कि रिस्क कर भी सकती है और नहीं भी। कई में रिस्क किया, कई में रिस्क नहीं किया, तो दोनों की स्टडी से पता चला कि ये क्या है, इट मे कॉज फीटल डिफेक्ट। आगे समझ में? और इसके अंदर जो ड्रग आती है दैट इज दी एंटीलेप्टिक। कौन सी आती हैं? एंटीलेप्टिक ड्रग्स। एंटीलेप्टिक ड्रग्स, आगे समझ में? और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फिनाइटोइन। कौन सा होता है? फिनाइटोन। एप्टोइन के नाम से जाना जाता है, 100 mg का TDS यूज होता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब एप्टोइन ऐसा ड्रग है, फिनाइटोन ऐसा ड्रग है जो अगर बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर कोई ना कोई एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, सीजर प्रॉब्लम्स है, आगे समझ में, तो इसका मतलब है इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट डाल भी सकता है और इफेक्ट नहीं भी डाल सकता है। इसलिए कैसा रखा है इसको, इट में कॉज, क्वेश्चन में ही आएगा ऐसे ही, ड्रग में कॉज फीटल डिफेक्ट। ऑप्शन में होंगे आपके पेनिसिलिन, फिनाइटोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और फॉलिक एसिड। फिर आपने क्या सेलेक्ट करना है, बारबिटूरेट से फिनोबाल्बोन कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। सिर्फ आपने किसको याद रखना है, फिनाइटोन को याद रखना है। किसको रखना है, फिनाइटोन को। आगे समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा दैट इज द क्लास एक्स। एक्स क्लास के अंदर क्या होगा, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेट। कौन सी होंगी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कौन सी ड्रग होंगी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। और ये ड्रग्स में स्टडी की है, दोनों पे ही पता चला है कि ये ड्रग दे दिया तो क्या करेगा, डिफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसके अंदर अभी देखा तो हमने कौन सी आएगी, थैलिडोमाइड एंड आइसोट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन ड्रग। आगे समझ में। तो ये ड्रग होती है जो कैसी होती है, कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, प्रेगनेंसी के अंदर इनको नहीं रखा जाता है। थैलिडोमाइड दे दिया तो टेरेट्रोजेनिक इफेक्ट आएगा, आइसोट्रेटिनोइन दे दिया तो भी टेरेट्रोजेनिक इफेक्ट आएगा, मतलब बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आगे ही आएगा। और मोस्ट कॉमन इफेक्ट कौन से ग्रोथ पीरियड में आता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। कौन से में, 3 to 8 वेरी गुड, 3 to 8 वीक्स का जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होगा तब जाकर के क्या होगा, ये सारे टेरेट्रोजेनिक इफेक्ट आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
कितनी FDA ने इनको क्लासीफाई किया, टोटल कितनी क्लास हैं? 5 क्लास है। कितनी है? 5 क्लास है। ABCD, X समझ जाओ क्रॉस है, मतलब प्रेगनेंसी में नहीं देनी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आगे समझ में? देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज द रेडिएशंस। किसकी बात करेंगे? रेडिएशंस की। जब रेडिएशंस की बात करेंगे तो रेडिएशंस में मैंने आपको अच्छे से बताया था यूनिट क्या होती है? SI, रेडिएशन यूनिट ग्रे। क्या होती है? ग्रे होती है। आगे समझ में? पहले क्या होती थी? रेड होती थी। आगे समझ में? अब ये याद रखना 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। कितना होता है? 100 रेड। और 1 रेड इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मिली रेड। आगे समझ में? कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड और 1 रेड इज इक्वल टू 1000 मिली रेड। मिली में हमेशा 1000 ही होता है वैसे, ठीक। जब रेड लिख रहे हैं और मिली लिख रहे हैं उससे पहले तो 1 रेड मतलब 1000 रेड हो जाएगा। क्लियर हो गई थी इसी बात? नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, इफ प्रेग्नेंट फीमेल एक्सपोज्ड टू 100 रेड्स, तो उसके कितने % सेल हैं बेबी की वो डेड हो जाएंगे। देखो ये याद रखना, टेराटोजेनिक इफेक्ट आएगा किस पर? फीटस पर। एक्सपोजर कौन होगा? मदर। क्लियर है? तो देखिए जब इफ प्रेग्नेंट फीमेल है, कैसी प्रेग्नेंट? एक्सपोज टू 100 रेड्स, इतने रेड का रेडिएशंस का एक्सपोजर हुआ तो उसका मोर देन 50% सेल क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती है। क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती है। इस चीज को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है? अगर फीमेल को, इफ फीमेल एक्सपोज्ड टू 100 रेड, कितना? 200 रेड, तो फिर कितने % सेल डेड हो जाएंगे? वेरी गुड, 100% सेल डेड। इसका मतलब फिटस क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। फिटस क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, दिमाग के अंदर डाल देना, अगली बार 100 रेड का क्वेश्चन आ सकता है। 50%, मोर देन 50% और 200 पे 100%। देखिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इफ नीड रेडिएशन एक्सपोजर, if need radiation exposure then permissible amount वेरी गुड। कितना होता है? 5 रेड। कितना होता है? वेरी गुड, 5 रेड। इसका मतलब सेफ लेवल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेफ लेवल। याद रहेगा? सेफ लेवल ऑफ रेडिएशंस आया हुआ है किसके अंदर? अभी बताया था मैंने, रायपुर एम्स के अंदर। किसके अंदर आया हुआ है? रायपुर एम्स के अंदर। तो इसका मतलब है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये पता चलता है कि रेडिएशन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उठते हैं। तो इसका मतलब इसके आगे पीछे क्वेश्चन अपन सारे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गई? सेफ लेवल है कितना? 5 रेड। आगे समझ में? देखिएगा नेक्स्ट, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जो अपन करवा सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। आगे समझ में? इसका मतलब देखिए, हमारे में दम है तो हम करवा सकते हैं। तो इसका मतलब दम है। क्या है? दम है। और दम किस में है इस टाइम? एक ही इंसान में, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना? इसका मतलब देखिएगा, ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको अपन परफॉर्म कर सकते हैं, सेफ है प्रेगनेंसी में। डी से हो गया दैट इज दी डॉपलर, यू से हो गया यूएसजी और एम से हो गया एमआरआई। दिस इज दी
सेफ इन्वेस्टिगेशन है, मतलब दम रखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन कराने की प्रेगनेंसी में। क्यों दम रखते हैं? क्योंकि हमें पता है क्या है, ये सेफ है। हाँ, सेफ है, स्पेसिफिक है, सेफ है। लेकिन जब देखिए क्या है, दम कौन रखता है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब मे भी ज़रूरत हुई तो करा सकते हैं, बाकी नहीं करा सकते। और जो नहीं करा सकते वो किसकी? जिसको SCG, ठीक है ना। SCG को हमने क्या बोला था? SCS बोला था कि नहीं बोला था? तो मतलब ये हार्मोन्स में दम नहीं दिख रही हमको, तो इसका मतलब हम इसमें क्या नहीं कराएंगे? इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराएंगे। आगे समझ में देखिए, जब PM की बात करेंगे तो देखिए इसमें होगा पैंक्रिएटो कोलेंजियोग्राफी, पैंक्रिएटो कोलेंजियोग्राफी। आगे समझ में। नेक्स्ट है दैट इज दी मैग्नेटिक रेजोनेंस, MRCP बोलते हैं इसको, MRCP क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। क्लियर आ गई समझ में? पैंक्रिएटो कोलेंजियोग्राफी बोल दो या फिर क्या बोल दो? MRCP इसका फुल फॉर्म है, और लिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सेकंड नंबर का, P से मतलब पेट स्कैन। क्या होता है? पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। आगे समझ में। तो पेट स्कैन कंप्लीट बॉडी का स्कैन होता है, इसको करवा सकते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेट स्कैन को अगर नीड हुई, जरूरत हुई इसको कराने की, तो इसको क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। आगे समझ में। ऐसे बोल सकते हैं, यूजुअली नॉट डन बट मे डन इन नीड। यूजुअली तो नहीं करते हैं, लेकिन आवश्यकता हुई तो क्या कर सकते हैं? इनको परफॉर्म कर सकते हैं। इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, आवश्यकता से ज़्यादा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। आगे समझ में। तो यूजुअली नॉट डन बट मे बी डन इन नीड, आवश्यकता में कर सकते हैं इसको। तो यूजुअली इसको क्या कर सकते हैं? यूजुअली परफॉर्म कर सकते हैं, डॉपलर, USG एंड MRI। लेकिन इनको यूजुअली नहीं परफॉर्म करेंगे, जब आवश्यकता होगी तब इनको परफॉर्म करेंगे। दैट इज दी दो ही हैं प्राइम मिनिस्टर से, पेट स्कैन और MRCP। पेट स्कैन और MRCP या पैंक्रिएटो कोलेंजियोग्राफी। तो इसको ना याद रखें कि PM से याद रखोगे तो पेट स्कैन एंड MRCP मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रिएटोग्राफी। और ये होंगी दैट इज दी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इनको नहीं कर सकते, आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं कर सकते। आगे समझ में। तो इसका मतलब है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन। देखो कैसे याद रखोगे, इसमें जितने भी कॉन्ट्रास्ट वगैरह यूज होंगे, आगे समझ में, कॉन्ट्रास्ट वगैरह होंगे उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। कॉन्ट्रास्ट जब जाता है प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है, बेबी को हार्म कर देता है। आगे समझ में। जैसे कॉन्ट्रास्ट MRI, एक प्लेन MRI है, यहाँ पे मैंने कहीं भी कॉन्ट्रास्ट नहीं लिखा है। आगे समझ में। कॉन्ट्रास्ट MRI। नेक्स्ट होती है, आपने सुना होगा गैडोलिनियम MRI, गैडोलिनियम MRI नहीं सुना? जब MRI कराने जाओगे तो आपको पता है, जब इसका लिखा हुआ होगा तो एक इतना बड़ा बोतल आता है 100 ml का, उसको लेते हैं और उसको वैन के द्वारा पुश कर देते हैं, जिससे कॉन्ट्रास्ट होती है। वो कैसी होती है? कॉन्ट्रास्ट। जिस चीज़ को अपने विजुलाइज करना है वो आसानी से विजुलाइज हो जाता है। हाँ जी, क्लियर। रेडियो ओपेक होता है। तो कॉन्ट्रास्ट MRI जिसमें गैडोलिनियम MRI हो गया। आगे समझ में। मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज दी एक्सरे। एक्सरे को परफॉर्म नहीं करना है, सीधा सा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखने में ऐसा लगता है कि इजी है, एक्सरे तो करा लीजिए, लेकिन एक्सरे हमेशा 5 रेट से क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सरेज नहीं कराते हैं। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट होगा दैट इज दी स्टीरियो साल्फिंगोग्राफी, HSG, स्टीरियो साल्फिंगो
साल्पिंगोग्राफी, स्टीरियो साल्पिंगोग्राफी। नेक्स्ट होगा इंट्रावीनस पाइलोग्राम, IVP, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। इसमें भी आपको पता है डाई यूज करते हैं, तो जिसमें डाई हो रहा है कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आएगा, देखो याद रखना, वेरियम एनिमा या वेरियम मील। आगे समझे, इसमें भी क्या है कॉन्ट्रास्ट यूज हो रहा है, इसको भी परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए CT स्कैन, CT स्कैन का रेज का लेवल ज़्यादा होता है, CT स्कैन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज दी ERCP, ERCP क्या होता है? रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक करवा सकते हैं लेकिन इसको नहीं करवा सकते, ERCP परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा कर सकते हैं? MRCP परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। ERCP कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, MRCP आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं। सेफ होगा दम, डॉपलर, USG और MRI। PM वो तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आगे समझ में? तो जनरली तो PM भलाई करते हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो बुरा भी कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज दी MRCP और PET स्कैन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होगा जिनको नहीं करना है, आगे समझ में? तो इसका मतलब जिसको परफॉर्म नहीं करता है दैट इज दी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे, जिसमें देखिए कॉन्ट्रास्ट वाले होंगे, डाई वाले होंगे, जो बेरियम वगैरह होंगे, कॉन्ट्रास्ट हो गया, गैडोलिनियम हो गया, एक्सरे हो गया। एक्सरे एक ऐसा जो बिना उसके भी, तो एक्सरे मतलब मोस्टली कौन सा एक्सरे, जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह डाल करके किए जाते हैं, आगे समझ में? तो वो एक्सरे हो गए। SSG मतलब स्टीरियो साल्पिंगोग्राफी, IVP इंट्रावीनस पाइलोग्राम, बेरियम एनिमा या बेरियम मील, नेक्स्ट CT स्कैन और ERCP। ये कॉन्ट्राइंडिकेट रखने, दिमाग के अंदर डाल देना इनको अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन्फेक्शन। किसकी बात करेंगे? इन्फेक्शन। थर्ड जो था इन्फेक्शन में, आपको पता है अच्छे से किसका है मोस्ट इंपोर्टेंट? रूबेला वायरस। रूबेला वायरस, इनसे मोस्टली कौन से इन्फेक्शंस होते हैं? हाँ, कौन से इन्फेक्शन होते हैं? सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। कौन सी होती हैं? सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं। इसलिए सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को मोस्ट ऑफ उसमें इनको क्या रखेंगे, टेरिटोजेन इफेक्ट आते हैं, बच्चे में कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो इसमें इनको मोस्ट ऑफ अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपने अवॉइड करने की बात करनी तो एक तो रूबेला, दूसरा CMV साइटो मेगालो वायरस की इन्फेक्शन। साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन, उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद तो आपको पता ही है जो क्या होता है, टॉर्च का इन्फेक्शन होता है, उसमें प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट करते हैं। और ये भी कब करेंगे, मेनली ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड के अंदर। किसके अंदर करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड के अंदर। क्लियर है बात? हमने टेरेटोजेनिक ड्रग इन्फेक्शन रेट सारे सब कुछ पढ़ लिया जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं जहाँ से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस, फीटस ऑर्गेनोजेनेसिस। तो मोस्ट ऑफ तो आपको पता है कौन से वीक होते हैं, 3 to 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, आगे समझ में? अब इसमें से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सबसे फर्स्ट कौन से सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, CNS का। किसका होता है, CNS का। सेकंड मोस्ट कॉमन CVS। कौन सा होता है, CVS। आगे समझ में? देखिए जब किसकी बात करते हैं अपन, CNS की बात करते हैं, तो इसका डेवलपमेंट मोनली 2 to 3 वीक पे हो जाता है। किस पर हो जाता है, 2 to 3 वीक्स पर देखने को मिलता है। जब CVS की बात करेंगे तो ये होगा 3 to 5 वीक्स पर। किस पर होता है, 3 to 5 वीक्स पर। आगे समझ में? तो देखिए अपने 3 to 8 वीक लिखा है, लेकिन ये किस पर हो रहा है, 2 वीक पर ही हो रहा है। आगे समझ में? तो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, शुरू से ही हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो 2 वीक्स से पहले क्या हो जाता है, CNS का डेवलपमेंट वो स्टार्ट हो जाता है। तो पूछा जाता है सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट,
सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट किस ऑर्गन सिस्टम का होता है? तो याद रखोगे सीएनएस का, और सेकंड किसका होता है? कार्डियोवैस्कुलर का होता है। किसका होता है? कार्डियोवैस्कुलर का। अब कार्डियोवैस्कुलर का आपको 3 वीक्स पर याद आ रहा होगा, यानी कार्डियोवैस्कुलर क्या कर रहा था, यानी कि अपनी वेन बना दी थी किसके अंदर? विलाई सिस्टम के अंदर। तो विलाई सिस्टम के अंदर जो वेन आई थी वो किस वीक पर आई थी? 17th डे पर आई थी कि नहीं आई थी? 70 डे पर। और अब आपको पता है 21 डेज पर क्या होता है? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे समझ में? तो 21 डे का मतलब कौन सा है ये? 3 वीक हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 वीक पर ही क्या हो जाता है फिर इसका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे समझ में? तो देखिएगा इसके बाद में मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स जो बनते हैं वो कब बनते हैं? 3 to 8 वीक में बनते हैं। ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो आफ्टर 8 वीक भी डेवलपमेंट देखने को मिलता हो, बताइए। मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। लंग्स हो सकते हैं। रीनल नहीं है, रीनल का तो डेवलपमेंट इसी में हो जाता है। स्किन का डेवलपमेंट पहले ही हो जाता है। अभी याद आएगा तो आपके दिमाग में बैठेगा। मैंने बोला था 6 to 10 वीक पर क्या बनते हैं? ओवरी, टेस्टिस बनते कि नहीं बनते? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो 10 वीक तक जा रहे हैं ना। तो लेट जो डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है? गोनेड्स का होता है। किसका होता है? गोनेड्स का, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर आया समझ में? देखिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। किसकी बात करेंगे? इंपॉर्टेंट डेज की। क्योंकि देखिए जाइगोट जो होता है 2 सेल स्टेज बनता है। क्या बोलते हैं सेलों को अपन? जो सेल बनती है उनको हमने क्या बोला था? ब्लास्टोमियर बोला था। कितने टाइम के बाद में 2 सेल बन जाता है? एक जाइगोट होता है कौन से डे पर? 14th डे पर। और 14 डे कौन सा है ये? जेस्टेशन पीरियड का। आगे समझ में? लेकिन 0 डे किसका है ये? ओवुलेशन का। किसका है? ओवुलेशन का। आगे समझ में? तो इसका मतलब 0 डे पर 0 सेल होगी। उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ के कितनी सेल बन जाती है? इसमें से 2 सेल बन जाती है। कितने टाइम में? वेरी गुड, 30 आवर्स में। किसमें बन जाती हैं? 30 आवर्स में बन जाती हैं। इन सेल को अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फिर ये सेल कितनी सेल बन जाती हैं? 4 सेल हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4। कौन से दिन में? सर 16 to 60 दूसरे दिन में। किस में होती है? दूसरे दिन में। फिर आगे बढ़ते हैं, किस में आ जाते हैं? 3rd डे में। तो ये कितनी हो जाती हैं? 8 सेल स्टेज हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 सेल स्टेज हो जाती है। और इसके बाद में कहाँ पहुँचते हैं ये? 3 दिन कहाँ रहता है ये? फेलोपियन ट्यूब में। पूछा जाता है जाइगोट कितने दिन फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्टे करता है? 3 डे। 4th डे एंट्री कर जाता है किसमें? यूट्रस में। किसमें कर जाता है? यूट्रस में। जब एंट्री करेगा तो कितनी सेल स्टेज होगी? 60 सेल स्टेज। कितनी होगी? 8 यहाँ पर थी तो एक दिन 16 से 64 सेल स्टेज होगी। कितना होगा? तो इसको क्या बोलेंगे फिर? मॉरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉरूला। आगे समझ में? 8 to 16 सेल स्टेज होगा, उसको मॉरूला बोलेंगे। और 16 के बाद में कितना? 64 सेल हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉरूला क्या होता है? मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लूइड की कवरिंग होती है, तो मलबेरी जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। आगे सच में कोरोना रेडिएटा पहले डिसअपीयर हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोना पेलुसिडा डिसअपीयर हो जाएगा। इसके अंदर फ्लूइड बनने लगेगा। फ्लूइड बनने लगेगा तो एक कैविटी बन जाएगी फ्लूइड की। तो फ्लूइड की कैविटी को हमने ब्लास्टोसील बोला था और उस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोला था। अब ये 4th डे हो गया। अब कौन सा आएगा? 5th डे आएगा। जब 5th डे आएगा तो ये अटैच हो जाएगा किससे? अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूटेराइन कैविटी। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इसका मतलब है क्या स्टार्ट हो चुका है? इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है इस इम्प्लांटेशन किससे स्टार्ट होता है? स्टेज कितनी है इम्प्लांटेशन की? 64 स्टेज 5 स्टेज है। कितनी है? 5 स्टेज है। कौन कौन सी? हाफी मतलब
Attraction, addition, penetration, implantation. वेरी गुड, ये स्टेज थी। तो इसका मतलब किससे होगा ये? हैचिंग से। तो अभी मैं बोला जाना पेरिस्टोडा का हट जाना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। आगे समझ में। फिर उसके बाद में अपोजिशन, अब पोजीशन लेगा कहां पर? अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूटर। पोजीशन ले लिया, पोजीशन लेने के बाद में फिर क्या होगा? एडिशन, चिपक जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जैसे ही वेलकम करने के लिए एंडोमेट्रियम क्या रहता है? रेडी रहता है। रेडी रहता है तो वहां पर वो क्या करता है? जिलेटिनस सीक्रेशंस करता है, एंडोमेट्रियम उसको अपने से चिपका लेता है और वहीं पर चिपक जाता है। इसको क्या कहते हैं? एडिशन। इसके बाद में बिलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज दी पेनेट्रेशन। आगे समझ में। और फिर अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज दी इन्वेजन। क्या हो जाता है? इन्वेजन। क्लियर है? तो ये क्या होती है? स्टेज होती है किसकी? इम्प्लांटेशन की। और इम्प्लांटेशन कौन से दिन से स्टार्ट होता है? 6th डे से। और कब कंप्लीट होता है? 10th डे पर। किस पर होता है? 10th डे पर। आगे समझ में। तो यानी 6 डे से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ब्लास्टोसिस्ट अब क्या कर देगा? वहां पर अडियर हो जाएगा, चिपकना स्टार्ट कर देगा और फिर क्या होगा? 10th डे पर है वो इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब चारों तरफ से डेसिडुआ किसको कवर कर लेगी? ब्लास्टोसिस्ट को। किसको कवर कर लेगी? ब्लास्टोसिस्ट को। अब डेसिडुआ चारों तरफ से कवर कर लेती है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा इंप्लांटेशन मिलता है? इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन मिलता है। कौन सा मिलता है? इंटरस्टिशियल। और दूसरा अगर यूएसजी के अंदर देखेंगे तो कैसा दिखेगा? इसेंट्रिक दिखेगा। कभी भी सेंट्रली दिखेगा। सेंट्रली होगा तो वो स्यूडो होगा, इसेंट्रिक होगा, दैट इज दी ट्रू, नॉर्मल ट्रू। क्लियर होगी बात समझ में? यहां तक हमने सारी कहानी कर ली थी। इसका मतलब अब क्या होगा? फिर बेबी के अंदर डिस्क बनेंगी। डिस्क बना ली थी हमने। क्या बोला था इनर सेल मास को अभी थोड़ी देर पहले? एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोला था? एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट इनर सेल मास की कितनी लेयर बन गई थी? 2 लेयर बन गई थी। कितनी बन गई थी? 2 लेयर्स बन गई थी। आगे बस समझ में। 2 लेयर्स के अंदर एक और फ्लूइड की लेयर आने लग जाती है। ये लो, ये दिस इज दी 3 जर्मिनल लेयर बन गई कंप्लीट। आगे समझ में। इसको हमने क्या बोला? एक्टो, एंडो, दिस इज दी मीजोडर। क्या बोलते हैं? मीजोडर। अब देखिए ये 7 डे पर इसका डबल हो जाएगा 14 डे और इसका 8 डे पर। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो 2 वीक पर ये बन करके कंप्लीट हो जाएंगी और 3 वीक स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 वीक जैसे स्टार्ट होगा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो यहीं तक देखा हमने अभी। देखो ऑर्गेनोजेनेसिस की अपन स्टडी कर रहे हैं आगे समझ में। तो इसका मतलब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। आगे समझ में। तो शुरुआत में देख लिया हमने, सीएनएस बनेगा सबसे पहले और क्या बनेगा? सीवीएस। सबसे लास्ट में क्या बनेगा? गोनेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गोनेट्स बनेंगे। बाकी ऑर्गन इसके बीच में बनेंगे। किस किस तरीके से बनेंगे देख लीजिएगा। जब कार्डियक एक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी करते हैं? कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी आपको पता है जनरली एक होता है हियर, सुनना। आगे समझ में। एक्टिविटी को क्या करेंगे अपन? सुनने लग जाएंगे। एक होता है देखना, मतलब विजुअलाइज। ठीक है। तो कार्डियक एक्टिविटी को हियर करना कब स्टार्ट कर देते हैं? 3 वीक्स पर। किस पर कर देते हैं? 3 वीक्स पर। आगे समझ में। लेकिन जब विजुअलाइज करेंगे तो फिर क्या होगा? 2 टाइप से विजुअलाइज होगा। देखिएगा, एक तो किससे? डॉपलर से, और दूसरा किससे? स्टेथोस्कोप से। आ गया समझ में? नहीं समझे? डॉपलर से मतलब स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी क्या करने के लिए? उसको सुनने के लिए। तो वो कब करेंगे? 10th वीक पर। कब करते हैं? 10th वीक पर। आगे समझ में। लेकिन स्टेथोस्कोप से सुनाई पड़ने लग जाए कब? 20th वीक पर। क्लियर? याद रहेगा। सुनाई पड़ रहा है और क्या हो रहा है? विजुअलाइज हो रहा है। आगे समझ में। फील हो रहा है। क्या हो रहा है? ये फील कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब डॉपलर से हमें कब फील होगा, सुनाई देगा? 10th वीक पर। स्टेथोस्कोप से 20 वीक पर। आगे समझ में। और देख कब सकते हैं एक्टिविटी को? इसका मतलब किसके अंदर देखेंगे इसको? यूएसजी के अंदर। अब समझिए बात को। तो यूएसजी के अंदर हम देख सकते हैं कब एक्टिविटी को? 3 वीक्स पर। किस पर देखते हैं? 3 वीक पर। 3 वीक पर कैसे देख सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी बोला था 3 वीक का मतलब कितने दिन हो गए? 21 डेज हुए कि नहीं? और 21 डेज पर क्या स्टार्ट हो जाता है? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन।
तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कार्डियक एक्टिविटी तो हो रही है ना, तभी तो हुआ, नहीं कैसे होता आना जाना। तो इसका मतलब कार्डियक एक्टिविटी हो रही है, उसको हम देख रहे हैं किसमें, अल्ट्रासाउंड में। और इसीलिए वहां पर क्या होगा 3 वीक, क्योंकि क्या है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है स्टार्ट हो चुका है। आगे समझ में। दूसरा देखिए सर्कुलेशन किसकी बात करें अपन, यूटेरो प्लेसेंटल। क्या किसकी बात करते हैं, यूटेरो प्लेसेंटल। ये कब स्टार्ट होता है, 17th डे पर। कौन से पर होता है, 17th डे पर यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 2 सर्कुलेशन होते हैं, एक मदर का प्लेसेंटा तक, एक फीटस का प्लेसेंटा तक। तो फीटस का होगा उसको फीटो प्लेसेंटल और मदर का होगा वो यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है। दोनों को ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, इंपोर्टेंट डेज की बात करें। किसकी बात करेंगे, इंपोर्टेंट डेज। इंपोर्टेंट डेज में देखो 7 डेज की बात करते हैं। किसकी, 7 डेज। क्वेश्चन क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन होता है 7 डेज पर, जल्दी बताइए। टर्मिनल लेयर बन रही थी, कौन सी, एक्टोडर्म। अभी तो बताया यार, सो जाते हो क्या हो जाते हो। 8 डे पर हाँ क्या बनेगा, एंडोडर्म। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए 17th डे पर हाँ यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, वेरी गुड। 21 डे पर फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन सील, ठीक है। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन सील। देखिएगा नेक्स्ट यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन और दूसरा फीटो सर्कुलेशन स्टैब्लिश। 2 क्वेश्चन बनते हैं। स्टैब्लिशमेंट की बात तो तभी जब टर्सरी ब्लाई बन जाएगा। और टर्सरी ब्लाई कब बना था, 17th वीक पर बन रहा था कि नहीं बन रहा था। प्राइमरी कब बना था, ये उल्टा लिख दिया यार, हाँ 17th वीक हुआ, दिस इज दी 13th वीक, 13th डे। 13th डे पर क्या बनता है, प्राइमरी ब्लाई बनता है कि नहीं बनता है। तो वहीं से स्टार्ट होता है कौन, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। आगे वो समझ, यानी टर्सरी ब्लाई बन रहा था जब हमने बोला था कि यहाँ पर किसकी ब्लाई आ जाती है, अम्लाइकल वेन और आर्टरी की। तो इसका मतलब किसका हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, एस्टैब्लिश हो रहा है, एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन यूएसजी के अंदर हम कब देखते हैं, 3 वीक पर। किस पर देखते हैं, 3 वीक पर। अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये चीजों को याद रखना। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेगा जब बिलाई बन जाएगा, टर्सरी बिलाई, तो वो 70th डे पर बनता है। आगे समझ में। इसीलिए आपने पढ़ा डीसी दत्ता उसमें पढ़ेंगे तो उसमें 21 डेज पर होता है। तो 21 डेज पर सीन होता है, ठीक है, देख सकते हैं यूएसजी के अंदर के फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एस्टैब्लिश कब हो जाएगा, जब टर्सरी ब्लाई बन जाएगी। टर्सरी ब्लाई बनती है 17th डे पर और सेकेंडरी बनती है 16वें दिन और प्राइमरी बनती है 13वें दिन। क्लियर। इस तरीके से देखा, इसको हमने स्टेम ब्लाई बोला था। तो ये 30 पर यूटेरो प्लेसेंटल और यहीं पर क्या होगी, प्राइमरी ब्लाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्राइमरी ब्लाई बन जाएगी। आगे समझ में। देखिएगा नेक्स्ट 14th डे पर बात करें। कौन से पर, 14th डे पर क्या बनता है, मीजोडर्म बनता है। क्या बनता है, मीजोडर्म बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट डे 30। डे 30 पर एक और क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज दी न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्योंकि फॉर्मेशन तो सबसे पहले होता है सीएनएस का, तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन कंप्लीट होकर क्लोज हो जाता है। दैट इज दी न्यूरल ट्यूब क्लोज, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन क्लोज। आगे एक क्या बन जाती है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है, एक ट्यूब बन जाती है। अब इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, सारा का सारा सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट डेज होते हैं, बाकी के मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपन बात करें किसकी, वीक की। किसकी बात करेंगे, इंपोर्टेंट वीक्स। देखिए जब वीक्स में बात करेंगे तो सबसे पहले वीक आएगा, दैट इज दी 7 वीक्स। 7 डे से स्टार्ट किया, 7 वीक्स से स्टार्ट करेंगे। तो 7 वीक्स पर क्या होता है, फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, फीटल मूवमेंट स्टार्ट।
फीटल मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, कब, ठीक है ये जो फील होते हैं तो हाँ यही चीज़ है, मैं वही कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। फीटल मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, वो मदर को फील हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। फीटस एक्टिविटी कर रहा है अपनी, वो कब हो रहा है 7 वीक पर, लेकिन मदर का जो फील होता है वो कब होता है, मदर फील करता है 16th वीक पर। किस पर करता है, 16th या फिर 18th वीक में। इस तरीके से क्या करेगा, फील करेगा। तो इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं हमें कि मदर फील कर रहा है, उसको क्विकनिंग बोलेंगे। तो मैंने क्विकनिंग नहीं बोला आपको, आगे समझिए मैंने क्या बोला है, फीटल मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाते हैं, कब होंगे। नेक्स्ट बात करें किसकी, 8th वीक की। जब 8th वीक की बात करेंगे तो देखिएगा ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट, ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट। आगे समझ में, तो फिर इनकम्प्लीट क्या होगा, गोनेड्स। तो इसका मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस बिगिंस, गोनेड्स का बिगिन होगा, बाकी का ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ पे देख लो कि 8 वीक्स पर ऑर्गेनोजेनेसिस बिगिंस, तो बिगिंस में होगा तो फिर आपको किस पे आ जाना है, गोनेड्स पर आ जाना है। किस पर आ जाना है, गोनेड्स पर। इतनी बात क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं होगा कुछ। बाकी के ऑर्गेनोजेनेसिस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 वीक पर मैंने बोला था, याद हो तो, एम्ब्रियो लुक्स लाइक ह्यूमंस, वेरी गुड, एक ह्यूमन की तरह दिखने लग जाएगा। ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि इसमें से आदमी बनेगा, आगे समझ में। तो इससे ह्यूमन की तरह दिखने लग जाएगा कब, 8 वीक पर। किस पर दिखेगा, 8 वीक पर। नेक्स्ट देखिए 11 वीक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 11th वीक्स। जब 11th वीक्स की बात करेंगे तो देखिए फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट क्या स्टार्ट हो जाते हैं, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीटस के ब्रीदिंग मूवमेंट स्टार्ट होते हैं कब, 11th। ऐसे याद रखो कि 11th ऐसे ट्रेकिया बन जाता है, आगे समझ में। तो इसका मतलब ये 11 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब 11 वीक पर क्या हो रहा है, ब्रीदिंग से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रीदिंग से स्टार्ट हो रहा है 2 लंग्स के अंदर। क्लियर होगी बात समझ में। ये कुछ याद रखने की ट्रिक्स होती है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट 12th वीक्स। अब जिसको जितना इंपोर्टेंट बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ होता है। देखिएगा जैसे कि फीटस स्वलो मूवमेंट करता है। क्या करता है, स्वलो। कब करता है, 12th वीक पर। इंसुलिन का फॉर्मेशन 12th वीक पर। थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन 12th वीक पर। यूरिन का फॉर्मेशन 12th वीक पर। आगे समझ में। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्या करता है 12th वीक पर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही क्या है बहुत सारे काम है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे समझ में। तो देखिए फीटस स्वलो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया, थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन हो गया और यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। सारे के सारे किस पर हो रहे हैं, 12th वीक पर हो रहे हैं। किस पर हो रहे हैं, 12th वीक पर। ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट एक और, एक्सटर्नल जेनिटलिया विजुअलाइजेशन। एक्सटर्नल जेनिटलिया, अब मैंने बोला 6 to 10 वीक तक ऑर्गेनोजेनेसिस बनेगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब बल्बा, तो बल्बा का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, 12th वीक पर। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एक्सटर्नल जेनिटलिया सीन या विजुअलाइज होने लग जाता है। आगे समझ में। तो इसका मतलब है ये भी पूछा जाता है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन हम कब कर सकते हैं, 12th वीक पर। जब एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होगा, विजुअलाइज होगा। कैरियोटाइप की स्टडी करना एक अलग बात है, लेकिन यूएसजी में देख करके हम बता सकते हैं। तो क्या होगा फिर वो 12th वीक होगा। कौन सा होगा, 12th वीक। मोस्ट इंपोर्टेंट। मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। आगे समझ में। और हरियाणा वालों को तो क्या चाहिए, मेल चाहिए। आगे समझ में। तो फीमेल होगा तो फिर क्या करेंगे, अबॉर्ट करेंगे, जो कि क्या है, इलीगल है। क्या है, इलीगल है। पकड़े जाओगे तो फिर कहाँ से जाओगे, जेल के अंदर जाओगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, 16th वीक की। किसकी बात करते हैं, 16th वीक की। ठीक है। जब 16th वीक की बात करेंगे तो देखिए 16th वीक मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, एक्सरे के अंदर फीटल स्कल दिखने लग जाता है। क्या दिखने लग जाता है, फीटल स्कल। इसका मतलब है बोन का क्या होने लग गया है, ओसिफिकेशन। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओसिफिकेशन बिगिंस 16th वीक। यही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक जो 16th वीक में आता है, दैट इज द ओसिफिकेशंस
बिगिंस, या बोन्स क्या होती हैं फ्यूज, या बोन्स को अपन किसके अंदर एक्सरे के अंदर देखने लग जाते हैं कब? 16 वेरी गुड, 16th वीक पर। किस पर? इसके अलावा नेक्स्ट जब बोन ऑसिफिकेशन होगा तो इसी टाइम पर एक और चीज हो जाएगी, क्या? लेन्यूगो हेयर्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लेन्यूगो हेयर्स बिगिंस टू डेवलप, बिगिंस टू डेवलप। आगे वो समझ में, मतलब डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें किसकी? 20th वीक की। किसकी बात करेंगे? 20th वीक पे। 20th वीक पर क्या होगा? ये लेन्यूगो 16 वीक पर क्या हुए थे? कहीं कहीं पर आना स्टार्ट हुआ था। इस पर क्या कर लेंगे? कंप्लीट कवर कर लेंगे। कंप्लीट कवर ऑफ बॉडी, बॉडी को क्या कर लेंगे? कंप्लीटली कवर कर लेंगे। जब ये कंप्लीट कवर कर लेंगे तो आपको पता है हेयर में क्या आता है? सिवेसियस। तो इसका मतलब सीबम आएगा तो सिवेसियस ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सिवेसियस ग्लैंड डेवलपमेंट। इसका मतलब अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? वर्निक्स कैसियोसा। वो क्या होता है? सीबम ही होता है। तो इसका मतलब इससे समझ जाइए क्या आ गया यहाँ पर? वेरी गुड, वर्निक्स कैसियोसा। 20th वीक पर यही याद रखना। क्लियर है? रखोगे? पक्की बात। दूसरा देख लीजिए, अभी देखा हमने 20th वीक पर क्या होगा? 20th वीक पे से स्टेथोस्कोप से भी सुन। स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। किससे? स्टेथोस्कोप से। आगे समझ में क्या होगा? हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड को विजुलाइज कर सकते हैं 20 वीक पर। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, 24 वीक्स। किसकी बात करेंगे अपन? 24। एक और चीज देख सकते हैं 20 वीक्स पर। 20 वीक्स पर क्या होता है? जो GIT होता है, क्या होता है? GIT गट बोलते हैं, उसके अंदर मेकोनियम विजुलाइज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? मेकोनियम। आगे समझ में। इसका मतलब फीटस यहाँ पर मेकोनियम क्या कर सकता है? पास कर सकता है। आगे बात समझ में। तो ये भी 20th वीक पर हो रहा है। एक ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेकोनियम का फॉर्मेशन या मेकोनाइजेशन अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हैं, GIT ट्रैक्ट के अंदर, गट के अंदर देखते हैं तो विजुलाइज हो जाएगा कब? 20th वीक पर। आगे समझ में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज दी 24th वीक। कौन से पर चलते हैं? 24th वीक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट 24 वीक पर सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, स्टार्ट हो जाएगा। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो कंप्लीट कब होगा फिर? 24 से याद रखना 34, 24 और 34। तो इसका मतलब 34 से 36 वीक्स में क्या हो जाता है? ये कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है या मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ? मैं तो क्रिस्टल क्लियर हूँ, आपको भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तभी मजा आएगा आगे पढ़ने का और आपको पढ़ाने का। देखिएगा 24 वीक्स क्या स्टार्ट हो रहा है? सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? हाँ, वेरी गुड। लंग्स को क्या करते हैं? मैच्योर करते हैं। मैच्योर करने का मतलब है ये कहाँ से रिलीज होंगे फिर? न्यूमोसाइटिक टाइप 2 सेल्स हैं। लंग्स की टाइप 2 सेल्स होती है न्यूमोसाइट, उनसे क्या रिलीज होते हैं? लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन फॉस्फोलिपिड से रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं? लंग्स को मैच्योर करते हैं। उन्हीं को अपन बोलते हैं दैट इज दी लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। क्या बोलते हैं? लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। आगे बस समझ में इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा जब सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन होता है तो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का कई बार रेशियो पूछा जाता है, ये इतना होता है। आगे समझ में। इसका मतलब अगर रेशियो क्या है? लेस देन 1 है तो मतलब इमेच्योर है। आगे समझ में। लेस देन 2 है, क्या है? इमेच्योर है। लेकिन मोर देन 2 हो गया तो क्या हो गए? मैच्योर हो गए लंग्स। क्या हो गए? मैच्योर हो गए। आगे समझ में। अब ये कई बार इस तरीके से पूछा जा सकता है, कई बार ये 1:1, 1:2 ऐसे पूछा जाता है। आगे समझ में। तो 1:2 है मतलब मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन क्या है? लेस देन 2 है तो इमेच्योर है, मोर देन 2 है, क्या है? मैच्योर है। आगे वो समझ में। ये किसका पता लगाते हैं? क्योंकि सर्फेक्टेंट का, क्योंकि सर्फेक्टेंट क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे लंग्स क्या हो जाते हैं? एक्सपांड होने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे रेस्पिरेशन है वो
इस्टेब्लिश हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी। तो इसको हमें क्या करना होता है, असेस करना होता है, चेक करना होता है। आगे समझ में, अगर सर्फेक्टेंट की कमी हुई तो फिर बच्चों में क्या देखने को मिलता है, ARDS देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ARDS। क्लियर है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। इसलिए इसको पहले ही असेस चेक कर लेना होता है, पहले ही असेस कर लेना होता है। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज दी 28 वीक्स। 28 वीक्स आगे समझ में। और 28 वीक तो आपको पता ही है क्या करवा सकते हैं, पीरियड ऑफ विएबिलिटी, या फिर इंडिया बोल सकते हैं। इंडिया के अंदर क्या हो चुका है, पीरियड ऑफ विएबिलिटी है। अब जरूरत पड़ी तो बेबी की डिलीवरी करवा सकते हैं और बेबी को क्या कर सकते हैं, अपन सेफ रख सकते हैं। क्लियर है। अब ये पीरियड ऑफ विएबिलिटी मैंने आपको बोला था क्या होता है, डिफरेंट होता है कंट्री टू कंट्री। और कंट्री टू कंट्री क्यों डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है मेडिकल एडवांसमेंट पर। जिसका अच्छा एडवांसमेंट है वो उसके लिए कम है, जिसके लिए नहीं है उसके लिए कम है। तो इसका मतलब इंडिया में क्या है, आप देख ही रहे होंगे क्या हाल है, ठीक है ना। इसका मतलब है इंडिया के अंदर 28 वीक्स माना है, लेकिन इसी को यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पर अच्छा एडवांसमेंट है तो वहाँ पर 20 वीक्स माना है। कितना माना है, 20 वीक्स माना है। और WHO तो आपको होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो सबको मिला जुला के बात करता है, तो वो बीच की बात करता है। आगे समझ में। तो फिर WHO किसकी बात करेगा, BH की बात करेगा, तो 24 वीक्स की बात करते हैं। किसकी कर देगा, 24 वीक्स की बात करेगा पीरियड ऑफ विएबिलिटी की। इस तरीके से आपने याद रखना है। तो 28 वीक से क्या रखना है, इस चीज को याद रखना। इसका मतलब है 28 वीक पर इंडिया में एक बार तो क्या होता है, रेशियो होता है वो 1:2 हो जाता है। मतलब सर्फेक्टेंट का रेशियो ऐसा होता है कि लगता है कि लंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर से क्या हो जाता है, ये 28 वीक क्रॉस करते कम हो जाता है। फिर 34 वीक के बाद में फिर क्या होता है, नॉर्मल होता है। आगे समझ में, वेरी गुड। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज दी फीटस ऑफ या वेट ऑफ फीटस। वेट ऑफ फीटस क्लियर, आज ही करें कल करें, कर लेते हैं। देखो वेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पीरियड ऑफ विएबिलिटी से कल से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जाना है, बस 2 मिनट है। यानी वेट की जब बात करें तो देखिएगा, यानी फर्स्ट बात करेंगे अपन 4 वीक्स पर। किस पर बात करेंगे, 4 वीक्स पर। और वेट होगा बहुत कम, आधा ग्राम। कितना होता है, आधे ग्राम का बच्चा 4 वीक पर कितना, हाँ देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलेंगे 8 वीक्स पर। किस पर चलेंगे, 8 वीक्स पर 2 ग्राम का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 2 ग्राम का। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलेंगे दैट इज दी 12 वीक्स। किस पर चलेंगे, 12 वीक्स पर 20 ग्राम्स। कितने का हो जाएगा, 20 ग्राम्स का हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलेंगे दैट इज दी 16 वीक्स। किस पर चलेंगे, 16 वीक पर हो जाएगा 100 ग्राम का। कितने का हो जाएगा, 100 ग्राम का। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे अपन 20 वीक्स पर हो जाएगा 300 ग्राम का। कितने का हो जाएगा, 300 ग्राम का। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दैट इज दी 24 वीक्स। जब 24 वीक्स पर जाएंगे तो ये हो जाएगा 600 ग्राम्स का। आगे बात समझ में। और नेक्स्ट अपन चलेंगे दैट इज दी 28 वीक्स पर हो जाएगा ये 1200 ग्राम। कितने का हो जाएगा, 1200 ग्राम्स, यानी 1 किलो का हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं। तो 1 किलो की बेबी के ऊपर डिलीवरी करवा सकते हैं। आगे समझ में। तो ये आपको याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि 500 ग्राम का कब होगा, वो तो हमने लिखा ही नहीं है। 500 ग्राम बेबी वेट वो कब होगा, इसका मतलब इनके कहीं बीच में होगा 22 वीक पर। किस पर होगा, 22 वीक्स पर। आगे समझ में। एक पूछा जाता है जनरली, आपको याद हो तो, कि फीटस और प्लेसेंटा का वेट रेशियो पूछा जाता है। किसका, फीटस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वेट कितना होता है बंदा, 500 ग्राम। वॉल्यूम कितना होता है बंदा, प्लेसेंटा का वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा है 6 to 700 सेम ही होता है। 500 ml 500 ग्राम बताया था वहां पर, सोते रहते हैं। और फिटनेस का कितना मानते हैं नॉर्मली, 3 kg का। कितने का, 3000 ग्राम का। कितना मानते हैं, और इसको 500 ग्राम का। तो इसका मतलब रेशियो क्या बनता है फिर इनका, 6:1। क्या बनता है, 6:1। आगे समझ में। तो इसका मतलब है एक कंडीशन तो ऐसी आई होगी, यहाँ पर तो फीटस क्या हो गया, ज़्यादा निकल गया, यहाँ पर क्या होगा, प्लेसेंटा कम रह गया। तो एक कंडीशन तो आई होगी जहाँ पर फीटस और प्लेसेंटा का वेट इक्वल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो वो कौन सा वीक होता है, जहाँ पर फीटस और प्लेसेंटा का वेट इक्वल होता है,
Here about 22, 24 to 28 sir. 17th वीक मैंने बताया था 17th वीक्स पर क्या होते हैं फीटस और प्लेसेंटा का वेट क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है क्लियर आ गया समझ में दोनों क्वेश्चन पुटअप होते हैं अब पूछे गए आगे भी पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है इक्वल होता है 17th वीक पर दोनों का रेशियो होता है 6:1 और 500 ग्राम का बेबी होगा कब 22 वीक्स पर कब होगा 22 वीक्स पर क्लियर बात समझ में ये होता है वेट ऑफ द बेबी इसके बाद में ट्राइमेस्टर होगा उसके बाद में वेट गेन कंटिन्यूस हो जाएगा इसका मतलब अब हमें 28 वीक हो चुके हैं 28 वीक है तो यहाँ से हमें डिस्कस करना पड़ेगा किसको पीरियड ऑफ विएबिलिटी और पीरियड ऑफ विएबिलिटी वैसे मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया के अंदर क्या है यूएसए के अंदर क्या है और WHO क्या बताता है ठीक है ना इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दैट इज दी लंग्स मैच्योरिटी किसकी बात करेंगे लंग्स मैच्योरिटी की क्लियर ये कल डिस्कस करेंगे थैंक यू